Good morning, students. How are you? I am absolutely fine and hope to you same at your home. मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे अपने घरों पर. My dear child, it's chemistry for class 12 today. Our chapter chemical kinetics is going on. As you know, chemical kinetics is going on. तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक थ्रेशोल्ड एनर्जी, लाइक एक्टिवेशन एनर्जी, लाइक आर्हेनियस इक्वेशन, लाइक टेम्परेचर कोएफिशिएंट, लाइक कोलिजन फ्रीक्वेंसी. तो आज हम इन 5 टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी बातें करेंगे उनके बारे में आज हमें बात करनी है. तो केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर, जब ये इतने सारे टॉपिक मैं आपको बता दूंगा तो नियरली आप ये मान के चलिए कि चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा. ओके, इस चैप्टर में फिर कोई और टॉपिक बचेगा नहीं. तो केमिकल काइनेटिक्स का जो आज के सामने जो सबसे पहला टॉपिक लेकर के आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी. और सबसे पहले आप बल्कि ये लिखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं. ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी. व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में हमें बातें करनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में हमें पढ़ना है और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है हमें ये समझना है. ये बात समझ लीजिए आप माय डियर, ये एक कंटेनर है, ये एक वेसल है और इसके अंदर जो है कुछ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करनी है. ठीक है, अब जब बात आती है थ्रेशोल्ड एनर्जी के हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी डेफिनेशन. थ्रेशोल्ड एनर्जी में बी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके, विच द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव. जो क्या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास में हर हाल में होनी चाहिए. इन ऑर्डर टू, किस ऑर्डर में? इन ऑर्डर टू दैट द कोलिजन्स बिटवीन दैम इफेक्टिव, जिससे क्या उनके बीच में जो है कोलिजन्स हो जाएं. मतलब कहने का क्या है कि इस वेसल के अंदर, इस कंटेनर के अंदर जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल की वो एनर्जी, हर एक मॉलिक्यूल की वो मिनिमम एनर्जी जो कि आपस में एक दूसरे को टकराने के लिए जरूरी है, याद रखना, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है कि हर एक मॉलिक्यूल्स के पास में वो कम से कम वो अमाउंट एनर्जी का जो एक दूसरे से टकराने के लिए जरूरी है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. Threshold energy may be defined as the minimum amount of energy which the colloiding molecules or reacting molecules must have in order to collisions effective between them, you can say. That is called threshold energy. जिससे क्या उनके बीच में जो collisions हैं वो इफेक्टिव हो जाए, यानी कि collisions हो जाएं, किसी तरह से टक्कर हो जाए, तभी तो रिएक्शन होगी. That is called threshold energy. अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर. उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा. मैं एक बार फिर से इसकी डिफाइन आपको बता देता हूं. थ्रेशोल्ड एनर्जी में बी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलिडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव इन ऑर्डर टू दैट द कोलिजन्स बिटवीन दैम इफेक्टिव, जिससे क्या उनके बीच में टक्कर हो जाए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. ये मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है. अब नेक्स्ट आपके पास नंबर आ जाता है एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म एक्टिवेशन एनर्जी. अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो अलग तरीके से देखिए. थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है, मैं आपको बता दूं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब इन मॉलिक्यूल्स के पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब ये है कि हर एक मॉलिक्यूल पर कम से कम वो एनर्जी जो कोई इनको आपस में टकराने के लिए जरूरी है. अगर ये मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे नहीं तो केमिकल रिएक्शन होगी नहीं. इसलिए जरूरी है कि इनके पास हर एक मॉलिक्यूल पर इतनी एनर्जी हो जिससे क्या टकरा जाए एक दूसरे से. और इन पर वो एनर्जी कब आएगी? अब वो एनर्जी इनके पास में तब आती है जब क्या हम यहाँ से अपनी तरफ से थोड़ा सा टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग हम दे देते हैं वेसल को. जब कंटेनर को हम हीट करते हैं या सनलाइट देते हैं या इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, ठीक है, कोई भी फैक्टर जब हम यहाँ पर एप्लीकेबल कर देते हैं तो उनके पास में फिर एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाती है मॉलिक्यूल्स के पास में. और वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है हमेशा बराबर ज़्यादा होती है. अब बात आती है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है. तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी
हर एक मॉलिक्यूल्स की कम से कम वो एनर्जी, ध्यान से सुन लीजिएगा, हर एक मॉलिक्यूल्स की कम से कम वो एनर्जी जो कि लगभग थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी may be defined as the minimum amount of energy which gives the strength to the molecules equal to the threshold energy, जो कि उनकी एनर्जी को जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर कर देते हैं। अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी कोई डेफिनेशन तो फिर आप एक और डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हो, और वो डेफिनेशन क्या है, वो ये है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस, यू कैन अंडरस्टैंड, आप यहाँ से भी इसकी डिफाइन पढ़ सकते हो। एक्टिवेशन एनर्जी में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आपको इसको समझना है तो आप एक प्लॉट की हेल्प से इसको बड़े अच्छे तरीके से आप इसे समझ सकते हो। ये लीजिए, टेम्परेचर बैरियर के बीच में जब हम यहाँ एक ग्राफ यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं तो हमें ये दिखता है कि आप पहले ये समझ लीजिए ये क्या है, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये किससे रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है माय डियर चाइल्ड आर को। आर का मतलब यहाँ पर किससे है, आर का मीन्स है यहाँ पर रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट के बारे में हमें समझना है कि किस तरह से ये एनर्जी कैसे ऊपर चली जाएगी। और जो सबसे ऊपर की एक और लाइन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये लाइन किसकी है, ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी की है, जो आपके मॉलिक्यूल्स पर कोलोइडिंग के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी, आप ऐसे इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो ऊपर सबसे ऊपर, यानी कि हर एक रिएक्टेंट, ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, यहाँ से रिएक्शन होकर के आपकी जब स्टार्ट हुई ऐसे समझ लीजिए, तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को अगर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो उसके पास में कम से कम एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जानी चाहिए, तब तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ से रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा होकर आ गई, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो ये ऊपर क्या है, आपके ऊपर थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और अगर नीचे वाली बात करें तो नीचे जो है एनर्जी इवॉल्व है, जो कि एनर्जी इवॉल्व हो रही है रिएक्शन के दौरान, आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ऊपर क्या है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, और माइनस क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय EA। EA मीन्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यू कैन से, और एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कह लीजिए। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी, इसके बारे में हम बातें करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से, कैसे इस तरह के न्यूमेरिकल्स कहाँ से आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम से कम वो एनर्जी है हर एक मॉलिक्यूल के लिए जो कि उसकी एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर कर देती है, जिससे क्या जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर चली जाए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक और टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ माय डियर चाइल्ड, और वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ब्रैकेट में आप लिख लीजिए आरेनियस इक्वेशन। टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं, आरेनियस इक्वेशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो साइंटिस्ट आरेनियस ने अपनी एक इक्वेशन रिप्रेजेंट की थी और उसके बारे में उन्होंने क्या क्या उन्होंने मतलब बताया था, तो उसके बारे में हम स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। तो जो उनकी एक केमिकल इक्वेशन रही थी उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। K इज इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT। ये इक्वेशन सबसे पहले साइंटिस्ट आरेनियस ने इक्वेशन रिप्रेजेंट की थी, किस लिए, किस चीज़ के लिए, काय के बारे में, एक तो रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। साइंटिस्ट आरेनियस गिव्स द इक्वेशन to determine the relationship between the rate constant
activation energy and the temperature. Okay, then obtaining equation is known as Arrhenius equation. तो Arrhenius equation आपके सामने यहाँ पर है, where जो चीजें एज यूजुअल हैं वो आपको लिखनी होंगी. K क्या है यहाँ पर? K इज रेट कांस्टेंट. K यहाँ रेट कांस्टेंट है. A क्या है यहाँ पर? A एक प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कह सकते हैं आप. प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट. E क्या है? E इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. E है यहां पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी एक्टिवेशन एनर्जी. R क्या है? R इज ऑल्सो गैस कांस्टेंट यू कैन से. एंड T, व्हाट इज T? T इज टेम्परेचर. T यहां पर है टेम्परेचर. तो इतनी सारी बातें आपने यहाँ पर इसके बारे में लिखी. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स के, जब इस केमिकल इक्वेशन को सही तरीके से आप लिखोगे, सही मैनर्स में आप लिखोगे, तो आप इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो. इंटीग्रेशन के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के करके, और आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए माइनस ए अपॉन आर टी. आप इस इक्वेशन को कुछ ये रूप भी दे सकते हो. जब आप इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लेकर के आओगे तो आप इस इक्वेशन को फाइनलाइज ये रूप दोगे. अब हुआ क्या कि जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो वहाँ पर कांस्टेंट भी चेंज हुआ, यानी कि टेम्परेचर के से जो है आपका या K1 से K2 हो गया, और टेम्परेचर आपका T1 से T2 हो गया. तो इसके बाद में दो इक्वेशंस यहाँ पर बन गई. कैसे बन गई? एक तो बन गई इंटीग्रेशन K1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A माइनस E A अपॉन आर T1. पहली इक्वेशन तो ये बन गई. दूसरी इक्वेशन की अगर आप बात करते हो तो इंटीग्रेशन K2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A माइनस E A अपॉन आर T2. इक्वेशन नंबर 2 ये बनी. अब यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से. तो जरा करते हैं, लेट्स गो. फिर जो आपको इक्वेशन मिलेगी बस उसी पर हम वर्क करेंगे, और वही आपकी जो है न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगी. तो जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी इंटीग्रेशन K2 माइनस इंटीग्रेशन K1 इज इक्वल टू. अब जो वैल्यूज जैसे जैसे हैं एज यूजुअल वैसे पुट कर दीजिए. तो यहाँ इंटीग्रेशन K2 की वैल्यू कितनी है वो देखिए आपके पास में है इंटीग्रेशन A माइनस E A अपॉन आर T2. ये लीजिए, माइनस का साइन लगाइए क्योंकि आपको ये इक्वेशन माइनस करनी है. तो माइनस इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन A माइनस, और माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये हो जाएगा प्लस. बस इतना ही रह देते हैं, उधर में लिखते हैं. प्लस हो गया, और प्लस के बाद क्या है आपके पास में E A अपॉन आर T1. ये लीजिए, आपने इसको इस तरह लिख लिया. तो इंटीग्रेशन A से इंटीग्रेशन A आपका कैंसिल हो जाएगा. अब आपके पास में क्या बच रहा है? आपके पास बच रहा है माइनस E A अपॉन आर T2, और माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहने वाला है E A अपॉन आर T1. कुल मिलाकर के जब आप इसको बैलेंस करोगे तो ये आप पाओगे कि ये हो जाएगा, ये इधर प्लस में आ जाएगा E A अपॉन आर T1 माइनस E A अपॉन आर T2. और जब आप इसके अंदर देखोगे कि इसके अंदर कोई ना कोई चीज़, एक चीज़ जो है इसके अंदर कॉमन है, तो आप उस कॉमन चीज़ को एज यूजुअल बाहर ले लीजिए. तो आपके पास में है E A अपॉन 1 कर लीजिए. तो फिर आपके पास और क्या बचता है? आपके पास बच जाता है ब्रैकेट में 1 अपॉन E A अपॉन आर. आपके पास कॉमन है दोनों में ही, यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, तो E A अपॉन आर और 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. और जब आप इसको सोल्व करने जाओगे, इनका दोनों का एलसीएम लोगे, तो आपके पास बचता है माय डियर चाइल्ड, यहाँ फिर से लिख दीजिए ये, और यहाँ तो हम ये भूल ही गए इंटीग्रेशन K2 माइनस इंटीग्रेशन K1. ये फॉर्मूला आपका जो है जब आप इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन K2 अपॉन K1. ये लॉग की तरह खुल गया भाई. अगर ये आप इसको लॉग A माइनस बी का नाम दे तो कोई गलत नहीं है, सही है बिल्कुल फॉर्मूला आपका ओपन हो गया. तो इंटीग्रेशन K2 अपॉन K1, फिर से इंटीग्रेशन K2 अपॉन K1, ये आपने लिख दिया है. अब जब आप इसको इनका दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद आप पाओगे E A अपॉन आर,
एलसीएम ले लीजिए दोनों का, एलसीएम आ गया T2 T1 T2, एलसीएम दोनों का ही आ गया। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 की मल्टीप्लाई और T2 भी है तो बन जाएगा T2 माइनस T1, ये आपका एलसीएम आ गया और यही आपकी इक्वेशन है। तो बड़ा करके लिख लीजिए क्योंकि आपके पास में अभी इंटीग्रेशन K2/K1 है। जब आप इसे लॉग की फॉर्म में लिखोगे तो लॉग के लिए भी कोई ना कोई आपके लिए कुछ ना कुछ एक टर्म जरूर आपको आएगा। तो जब आप इसे लिखेंगे log tan K2/K1 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा EA/2.303 R और बन गया T2 माइनस T1/T1 T2। ये लीजिए सर, दिस इज द बेसिकली मेन फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर। आपको यहाँ से तीनों चीज़ों में से एग्जामिनर आपसे किसी भी चीज़ को आस्क कर सकता है, किसी भी चीज़ को आपसे पूछ सकता है। तो ये आपकी आ गई आरएनएस इक्वेशन का ये फॉर्मूला बन गया, log tan K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R T2 माइनस T1/T1 T2। किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से आता है इसे आप नोट कर लीजिएगा। आरएनएस इक्वेशन को किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से आता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से अक्सर आ जाते हैं। बहुत ही आसान और बहुत लाजवाब ये चैप्टर है, बिल्कुल भी ऐसा मुश्किल चैप्टर ये नहीं है। तो यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह के आते हैं। मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप और फिर आपको इसका होमवर्क भी मिल जाएगा आज ही। द रेट कांस्टेंट्स बिकम डबल when the temperature changes from 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। और कह रहा है यहां से कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बस अब आप शुरू कीजिए, आपके पास में क्या क्या दिया हुआ है। आप गिवन यानी कि आप समरी बना लीजिए सबसे पहले। द रेट कांस्टेंट्स बिकम डबल, यानी कि रेट कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाते हैं जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो जब डबल हो गया यानी कि यहाँ आपके पास में वैल्यू यहाँ पर पूरी की पूरी दी गई है और वो है K2/K1 की वैल्यू। यही दोनों रेट कांस्टेंट है और वो कितने हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो ये रहे डबल, दो गुने हो जाते हैं डबल, ये रहा 2, डबल हो गए। When the टेम्परेचर, अब टेम्परेचर आपको दिया गया है यानी कि T1 इज इक्वल टू आपके पास में 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे 273 मिला करके, ये हो गया 300 केल्विन। केल्विन में चेंज करेंगे टेम्परेचर को, ऑलवेज रिमेंबर। T2 अगर हम देखें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस को हम चेंज करेंगे केल्विन में। ओके, केल्विन में चेंज करने के बाद ये कितना आ गया, ये आ गया 310 केल्विन। T2 आपके पास ये आ गया। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करनी है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, आपके पास में फॉर्मूला है log tan K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R और यहाँ बन जाएगा T2 माइनस T1/T1 T2। आप ये कर लेंगे। तो log tan K2 और K1 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 2 इज इक्वल टू EA/2.303 R की वैल्यू 8.314। दिस इज गैस कांस्टेंट यू कैन से। अब T2 बताइए कितना है, T2 आपके पास में 310 है, T1 कितना है 300 है और नीचे क्या आ गया 300 मल्टीप्लाई 310। ये लीजिए, थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि टिपिकल यहाँ पड़ जाएगी आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, लेकिन इतना ज़्यादा टिपिकल भी ये नहीं है। आप जब इसे सॉल्व करने चलोगे तो log tan 2 की वैल्यू आ गई 0.3010। अब EA नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी ये आपको पता करना है। तो मैं आपके सामने आज इस दोनों की मल्टीप्लाई करा देता हूँ और आज के बाद इसकी मल्टीप्लाई को आप भूलना मत, क्योंकि आपको इन दोनों की तो हर हाल में ये तो नीचे रिलेशन रहना ही है। 2.303 R की वैल्यू 8.314 आपको रखनी ही है। तो 2.303 और 8.314, 4 3 आपके 12 हो गए और 4 1 हो गया, 4 3 12 हो गए और 4 2 8 और 1 9 हो गए। 1 3 3 1 0 0, 1 3 3 एंड 1 2 2 हो गया। आगे 3 3 9 हो गया और 3 0 0 हो गया और 3 3 9 और 3 2 6 हो गया।
आगे आपके पास 8 बचता है। 8 को आप किस तरह लिखने वाले हो? 8 3 कितने होते हैं? 24 होते हैं। 8 0 2 हो गया, 8 3 अगेन 24 हो गया, एंड 8 2 16 एंड 2 18। अब जब इन दोनों इन सबको आप ऐड करोगे तो ये हो गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया आपका 11 और बस ये 11 ही रहेगा, कैरी 1 हो गया। 10 3 13 एंड 4 17 हो गया, कैरी 1 हो गया। 3 9 12 और 2 14 हो गया। यहाँ 6 और 4 कितना आ गया? 6 4 10, 10 और 1 11 हो गया, ये 9 हो गया। बस 1 1 9 1 पॉइंट पीछे से 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 के बाद, तो ये आपका आ रहा है 19.147। बस इतना काफ़ी है। और ऊपर क्या बचता है आपके पास में बताएं प्लीज़? 310 - 300, ये बच रहा है 10, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप? 31 3 से कितने होते हैं? 93 होते हैं। 31 3 93, और 0 कितने लग गए? 3 0 लग गए। 1 0 से 1 0 आप इसका कट भी कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इस तरह से आपको जो है कैलकुलेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास आ जाएगी। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ तो आपको आसानी से दे दिया कि रेट कांस्टेंट जो डबल हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन आपको हर बार नहीं मिलेगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, याद रखना इस बात को। आपको ऐसी सिचुएशन हमेशा नहीं मिलेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक टेम्परेचर दे दिया, दूसरा कैलकुलेट करा लिया, एक रेट कांस्टेंट दे दिया आपको और दूसरा कैलकुलेट करा लिया। एक्टिवेशन एनर्जी तो कैलकुलेट कराता ही है, अंडरस्टैंड। इसका आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पर दे रहा हूँ घर से करने के लिए, जिससे आप वीडियो देखने के बाद घर पर फ्री ना बैठें, क्वेश्चन आप करके दिखाएं। देखिए, इस बात के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो केमिस्ट्री में। स्टूडेंट्स इस समय बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सभी स्टूडेंट्स की लगभग चल रही है। तो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन इज द rate constant of a reaction is 1.2 into 10 to the power minus 3 second inverse at 30 degrees Celsius and 2.1 into 10 to the power minus 3 second inverse at 40 degrees Celsius. Calculate the energy of activation. आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करके बतानी है इस क्वेश्चन में माय डियर चाइल्ड, और आप कर सकते हो, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी आप लोगों से आशा है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में इस चैप्टर के अभी दो छोटे छोटे टॉपिक्स अभी यहाँ पर और बचे हुए हैं, तो उनके बारे में भी हम अभी बातें कर लेते हैं। क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास में हैं अभी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ जो आपके लिए टॉपिक में लेकर आया हूँ वो है कोलिजन थ्योरी है। वो कोलिजन थ्योरी ऑफ द मॉलिक्यूल्स की कोलिजन थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में हमें आज बातें करनी है यहाँ पर। तो देखिए, जब कोई केमिकल रिएक्शन जब होती है किसी भी वेसल में, किसी भी कंटेनर में, तो कोलिजन्स तो होते ही रहते हैं। कोलिजन्स का मतलब टक्कर तो होती ही है। तो यहाँ कोलिजन थ्योरी बस यही चीज़ बताती है, कोलिजन थ्योरी के कितने टक्कर जो है किस तरह से रिएक्शन में हो रहे हैं। अगर टक्कर नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। तो जब कोलिजन्स होते हैं, जब टक्कर्स होती हैं, आपस में एक दूसरे से टकराते हैं मॉलिक्यूल्स, तो तब रिएक्टेंट आपके स्लोली जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और उससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। बस यही टॉपिक आपका यहाँ पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोलिजन्स per unit time or per second per volume of the reaction mixture, that is called collision frequency. The collision frequency of a reaction may be defined as the number of collisions, okay, that take place, you can say, आप ये भी कह सकते हो, the collision frequency may be defined as the number of collisions that take place per unit time per volume in a
रिएक्शन मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है, कई बार ये टॉपिक आ जाता है, आप इन सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे जो अब हम बात करेंगे कल से एनसीईआरटी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करेंगे। लगभग सारे जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के आपके वो क्लियर हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग टू ऑल।